हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमारे साथ में गिरधारी लाल मीणा सर हैं, जिन्होंने यूपीएससी 2020 में रैंक 387 हासिल की हैं। इस वीडियो के अंदर हम सर की स्ट्रेटजी को जानने की कोशिश करेंगे। सर हिंदी माध्यम से थे और सर का ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल था। इस वीडियो के अंदर हम सर के ऑप्शनल के बारे में भी जानकारी लेंगे, ऑप्शनल की स्ट्रेटजी को भी जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, सर ऑलरेडी सर्विस के अंदर हैं और सर को करीब यूपीएससी के अंदर पिछले 3 सालों से काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी हैं। हम उस अनुभव को भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस बेहतरीन मुकाम को हासिल किया और आप इस बार प्रॉपर आईएएस के रूप में सिलेक्ट होने वाले हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, लाइक आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा बहुत। जी, मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। जो मेरी एजुकेशन है वो पहले तो गवर्नमेंट स्कूल से गाँव है वहीं से स्टार्ट हुई थी। बाद में फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी है वहां से की थी मैंने। और मैंने अपना पीजी भी उसी यूनिवर्सिटी से किया, हिस्ट्री में किया था मैंने। फिर बाद में मैंने सोचा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो फिर मैं दिल्ली आया, पहला अटेम्प्ट दिया, पहला अटेम्प्ट मेरा फ्री नहीं हुआ था। फिर मैंने सेकंड दिया, सेकंड में मैंने इंटरव्यू दिया पर फाइनल नहीं हुआ था। फिर थर्ड अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट में मेरे को आईआरएस लास्ट ईयर 19 वाले में आईआरएस मिला था। और इस बार जो फाइनल हो जाएगा और जो प्रॉपर आईएएस मिल जाएगा 300 से 35 रैंक का। हाँ, जैसा कि दोस्तों आप हमेशा बार बार बोलते हैं कि एक तो आप हिंदी माध्यम वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो इस बार काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो रखे हैं, तो हम इसके बारे में भी सर से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि सर ने आपको बताया कि सर ने जो अपनी ग्रेजुएशन की वो नॉर्मल कॉलेज से की और उसके साथ में इनकी जो एजुकेशन हुई है वो पूर्ण रूप से गवर्नमेंट स्कूल के साथ में हो रखी है। और इस बार सर प्रॉपर आईएएस को पालेंगे और ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि हम अगर पिछले 3 साल से देखें तो प्रॉपर रूप से कोई भी हिंदी माध्यम से आईएएस नहीं बन रहा है। एक समय था जिस समय निशान जैन सर और गंगा सिंह सर जिनको आईएएस मिल रहा था, उसके बाद में हम कई सालों से देख रहे थे कि प्रॉपर आईएएस किसी को भी नहीं मिल रहा था। और एक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि इस बार हिंदी माध्यम से भी 2 से 3 लोग आईएएस बनेंगे और जिसमें सर एक हैं। सो सर आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। सो सर एक जो मैं हमेशा जितने भी हमारे साथ में टॉपर जुड़ते हैं उनसे एक सवाल हमेशा करता हूँ कि जिस समय आपका रिजल्ट आया था उस समय आपका पहला रिएक्शन क्या था, और आपने आपके फैमिली मेम्बर को जब बताया कि पापा मैं आईएएस बन गया, आपकी मम्मी को या किसी को भी बताया था, उसमें उनका क्या रिएक्शन था वो बताइए। जैसे इस बार का रिजल्ट आया, मैंने अपनी रैंक देखी 387। पहले जो मुझे सच में विश्वास नहीं था, मैं सोच रहा 500 के आसपास आएगी, वहां तक आएगी। लेकिन इतनी अच्छी रैंक देख के मैं फिर खुश हुआ कि अब जो पढ़ाई करने का मतलब वो है कि आपको फिर लिंक देना वो छूट जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा एक बार में, तो मुक्ति मिल जाएगी, ये था। फिर मैंने घर वालों को बताया तो घर वाले भी बड़े खुश हुए। हाँ, तो यही है कि आपको लगातार तैयारी करते रहे और जो अंत में आप चाहते थे वो मिल जाए तो आपको बड़ी खुशी होती है, तो बहुत खुशी हुई। जी सर, जैसा कि दोस्तों ये खुशी का लम्हा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये वो ऐसा पल होता है जिसके अंदर आप आपके जीवन की सारी सदियाँ जी लेते हैं। ये इतना खुशी का पल होता है और मैं आपसे भी उम्मीद करूँगा कि आप भी इतना खुशी का लम्हा अपने घर वालों को देंगे। जी सर। सर जैसा कि हमको ऑलरेडी पहले से विदित है कि आपका ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल था और इस बार हिस्ट्री ऑप्शनल और हिंदी लिटरेचर ने काफ़ी अच्छा स्कोर दिया है सभी टॉपर को। तो सर हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए किस हिसाब से प्रिपरेशन की जाए और हिस्ट्री के लिए क्या कोचिंग करना जरूरी है ऑप्शनल के लिए, या फिर बिना कोचिंग के भी हो सकता है, और इस ऑप्शनल को तैयार करने में कोचिंग के नोट्स की वगैरह कितनी भूमिका है, इसके बारे में स्टूडेंट्स को बताइए। हिस्ट्री ऐसा ऑप्शनल है कि इसको आप कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हिस्ट्री के लिए पहले आप थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ लो, आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी क्या क्या होता है हिस्ट्री में। उसके बाद अपन टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं या सीधे किसी क्लासेज कोचिंग के नोट्स है वो पढ़ सकते हैं। तो मैंने जो दिल्ली में द स्टडी है मणिकांत सर के, उनके प्रिंटेड नोट्स थे वो पढ़े थे मैंने। उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ी, जैसे प्राचीन भारत में उपेंद्र सिंह की आती है, मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्रा की आती है, आधुनिक भारत में शेखर बंदोपाध्याय आती है, और जो विश्व का इतिहास है उसमें एक आती है नॉर्मन लुईस की, हिंदी में भी आती है, तो वो पढ़ी थी मैंने। तो इन टेक्स्ट बुक को थोड़ा थोड़ा रेफरेंस के लिए पढ़ना है कि ये टॉपिक अपन को सही समझ में नहीं आ रहा तो इसमें यहाँ से पढ़ लो। तो ये तो होगी बुक्स की बात। और जो मैप सेक्शन हो रहा था हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में, उसके लिए एक सेल्फ स्टडी हिस्ट्री की बुकलेट आती है, तो वो बहुत अच्छी है, इंग्लिश में आती है लेकिन बहुत अच्छी है, तो आपको वो पढ़नी चाहिए। तो ये तो किताबों की बात हो गई। फिर हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री में देखो क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स के कुछ रिपीट होते हैं, साइट्स भी रिपीट होती है, तो आपको जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है उनको एक बार पढ़ना चाहिए। और हिस्ट्री में एक सिलेबस शुरुआत में बड़ा लगता है, लेकिन आप 1 2 बार 3 बार रिवीजन कर लोगे
तो लगभग आधा हो जाता है। तो आप कुछ धीरे धीरे रिवाइज करते जाना है, कुछ नई चीजें ऐड करती जानी है, धीरे धीरे ये करना है। और जो फर्स्ट पेपर की बात करूँ मैं, फर्स्ट पेपर में मार्क्स आएंगे जब आप जो एविडेंस मिलते हैं उनका सहारा लो, किसी हिस्टोरियंस का क्या कोट है उसको कोट करो, इनके माध्यम से आपको फर्स्ट पेपर में नंबर आते हैं। सेकंड पेपर में आपको जो फॉरेन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसमें आप जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ लो, और जो क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं उसमें, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। फर्स्ट पेपर में थोड़ी ज्यादा दिक्कत आती है, तो उसको अलग तरीके से हैंडल करना होता है। बाकी हिस्ट्री में आप रिवीजन करते रहो, और जो कोई कंक्लूजन है या आपका इंट्रो है, उसके लिए अलग से सेंटेंस आप पहले से तैयार रखो कि कोई क्वेश्चन आया तो आपने उसको लिख दिया, इससे आपको आसानी होगी। और हिस्ट्री की तैयारी ऐसे नहीं है कि आपको बहुत बड़ा सिलेबस है या इस वजह से नहीं करनी चाहिए। हिस्ट्री यदि आपकी रुचि है तो ये अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें अंक भी अच्छे आते हैं, तो आपको हिस्ट्री की तैयारी करनी चाहिए। जी सर, एक सवाल जो कि आपने, जैसा कि हमें बताया कि आपने करीब 4 साल इस जर्नी के अंदर बिताए हैं, और इतने सालों तक अपने मोटिवेशन को बरकरार रखना, यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत का सवाल है सर। आप स्टूडेंट्स को ये बताइए कि आपने इतनी बड़ी जर्नी को जिया, उस समय कहीं बार आपके जीवन में भी ऐसा माहौल हुआ होगा जिस समय आपको लग रहा होगा कि हाँ अभी छोड़ देना चाहिए, अब नहीं हो रहा है, और उस समय अपने आप को कैसे आपने मोटिवेट किया, वो बताइए। हाँ, ये सभी की लाइफ में होता है कि आप पढ़ते रहते हैं, कभी अच्छे से पढ़ते हैं, कभी लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है, क्या करें। कभी पढ़ने का मन नहीं करता है कि यार बोरिंग चीज है, एक बार पढ़ो फिर दोबारा उसी चीज को पढ़ो तो मन नहीं करता। सभी की लाइफ में ऐसा होता है, मेरी लाइफ में भी हुआ कई बार कि पहली बार प्रीलिम्स फेल हुआ तो सोचा क्या करूं, लेकिन फिर मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, अच्छे से पढ़ा, जो पेपर्स है उनको सोल्व किया, तो फिर मेरा प्रीलिम्स अच्छे से हुआ। तो इसके लिए यही है कि आप जिसको अच्छे से घर वाले हैं उनसे लगातार संपर्क में रहें, और जो नेगेटिव बात करते हैं लोग उनसे संपर्क में ना रहें, अपने आप को खुद को मोटिवेट रखें। अंदर से मोटिवेशन जरूरी है कि मुझे ये करना है तो करना है, ये यदि आपके अंदर से होगा तो आप जरूर पास होंगे। तो जो नेगेटिव आते हैं उन पर ज्यादा ध्यान न दें और अपनी तैयारी को जारी रखें। जो आपका फोकस है, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने यूपीएससी के अलावा और कोई एग्जाम नहीं दी थी, तो यदि आपको लगता है कि आप यूपीएससी करना चाहते हो तो आप उसी पे फोकस रखो, लगातार तैयारी करते रहो। आज नहीं तो कल सफलता धीरे धीरे आपको मिलेगी। जी सर। सर, एक सवाल जो कि मैं हमेशा मानता भी हूँ कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं उस दौरान हमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिलते हैं हमारे समीप, जो कि हमको काफ़ी अच्छा मोटिवेशन भी देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा डीमोटिवेट करने का ही काम करते हैं, जिसके अंदर कुछ हमारे दोस्त कहे जाते हैं लेकिन वो दोस्त होते नहीं हैं। आपके जीवन में भी ऐसे आए होंगे, तो सर आपने उनको कैसे फेस किया उसके बारे में बताइए। एक तो पहला ये कि अपना जो सर्किल है उसको छोटा रखो। मेरे सर्किल में तो क्या, हमारे जो ग्रेजुएट टाइप के लोग थे वही साथ रहते थे, तो हमारे साथ ऐसी दिक्कत नहीं थी कि दूसरों से किस तरफ से देखना है, कौन साथ दे रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो हमारे साथ ये दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप कोशिश करना चाहिए कि जो आपको पढ़ाई से जैसे कभी डिस्टर्ब करना हो, कहीं ऐसी चीजें होती है कि आप पढ़ रहे हो तो आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो इन लोगों से बच के रहना चाहिए। यदि कोई बात भी बोले नेगेटिव भी, नहीं होगा ये दिक्कत है ये, तो उनको सुन लो, उन पे बातों को ध्यान मत दो, और जो अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू रखो। जी सर। सर, अभी हाल ही में यूपीएससी के द्वारा मार्कशीट घोषित की गई और प्रीलिम्स के भी मार्क्स स्टूडेंट्स को दिखाए गए। उस दौरान हमने देखा कि सीसेट के अंदर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा खराब रह रहा है, और आपने करीब 3 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स भी पास किया, और इतने सालों से आपने यूपीएससी के अंदर आप हैं। तो सर, अभी बिगुल तो वैसे भी बच चुका है, 10 दिन शेष स्टूडेंट्स के पास में। इन 10 दिनों के अंदर स्टूडेंट ऐसा क्या करे कि उनका सीसेट भी अच्छा जाए और प्रीलिम्स को वो अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर पाए। पहले तो सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से कि आप अच्छे से प्रीलिम्स दो, अच्छे और पास हो। यदि मैं प्रीलिम्स की बात करूँ, सी सेट में क्या होता है, आजकल पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। जो मैथ और रीजनिंग का पार्ट होता है वो पहले दिन आपको फॉर्मूला याद है तो कर दोगे, लेकिन अब फॉर्मूला बेस्ट नहीं होगा, जो जनरल आपको नॉलेज लगानी होगी, आपका दिमाग लगाना होगा, उससे बेस्ट हो गए, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। और जो कॉम्प्रिहेंशन है उनका फिक्स नहीं होता आंसर, आप कुछ कर देते हो, आंसर उसका कुछ अलग भी हो सकता है, यूपीएससी कुछ अलग भी मान सकती है, तो उस पर ज्यादा डिपेंड होने की वजह से जो सीसेट है वो फेल हो जाते हैं ज्यादातर लोग। तो आपको थोड़ा ये करना होगा कि मैथ रीजनिंग पे जितना फोकस कर सको उतना करो, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपकी सही होगी तो ये होता है कि उसमें गलत होने के चांसेस कम ही होते हैं, कि मैथ रीजनिंग ठीक है तो आप क्रॉस कर जाओगे। और जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है उस पर कम फोकस करो, कि यदि मुझे 25 आए तो 20 करने हैं। जो कंक्लूजन वाले होते हैं वो थोड़े इजी टाइप के होते हैं, तो उनको कर लेना चाहिए। जो प्री अजम्पशन वाले होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो उनको संभल कर करना चाहिए। हाँ, तो सीसेट में तो यही है कि आपको पास्ट ईयर के पेपर सोल्व करना है, किसी कोचिंग के पेपर सोल्व कर लेना है, और जो ये है कि अच्छे से 40-45 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के ठीक हो गए आपके,
तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो सीसेट की ये स्ट्रेटजी मेरी भी यही स्ट्रेटजी थी कि यही रखनी चाहिए। और जो जीएस की बात करूँ तो जीएस में मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने इतनी तैयारी हो चुकी थी, कभी भी जीएस में समस्या नहीं आई। मेरे लगभग 120 प्लस आते थे मार्क्स ज्यादातर टाइम। तो यदि जीएस की बात करो, एक बार तो आप पूरे सिलेबस को रिवाइज रिवाइज कर लो। अब तो उतना टाइम है नहीं, तो जैसे मेन मेन पार्ट है कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनको सब ठीक से रिवाइज कर लो। और जो दूसरी बात है कि जो पेपर सोल्व करते टाइम ध्यान रखो कि जो मेन वर्ड्स है उनको हाईलाइट कर लो। कुछ एक्सट्रीम वर्ड होते हैं जैसे ओनली है, ऑल है, उन पे भी ध्यान दो। और जो एक होता है कि एलिमिनेशन मेथड, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करो कि जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया है, आप सेंटेंस पढ़ के कौन सा ऑप्शन हटा पा रहे हो, कौन सा बच रहा है। इससे जो आंसर आता है वो अच्छा होता है, वो सही भी होता है। तो एलिमिनेशन मेथड पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। और जो प्रीलिम्स में है, एक एक बात ये होती है, प्रीलिम्स में पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर लूंगा, हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए। और एग्जामिनेशन हॉल में भी आप ये कॉन्फिडेंस बना के रखें। जी सर, अभी सर जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में कोई व्यक्ति सोचता है तो उसके मन में सबसे पहले एक सवाल आता है कि इंटरव्यू के अंदर उनके साथ में क्या होगा। और ये काफ़ी ज़्यादा सोचने का भी विषय है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने मेंस दिया और मेंस के अंदर इस बार भी करीब 2071 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से करीब 761 लोगों का सिलेक्शन वहाँ पे फाइनल लिस्ट में नाम आया। तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना भी उनको करना पड़ता है, सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो सर, इंटरव्यू के अंदर जब आप गए थे और इंटरव्यू की आपने प्रिपरेशन की थी, तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखा था? इस बार मेरा तीसरा इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू के प्रोसेस का मुझे ठीक ठाक आइडिया था कि क्या होता है। इंटरव्यू से पहले आपको एक डीएफ बनना होता है, तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके उसी के अराउंड होते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपका ऑप्शनल क्या है, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं। तो इंटरव्यू में ये होता है कि वो आपकी नॉलेज चेक नहीं करते हैं, नॉलेज आपकी पहले चेक हो चुकी होती है। जो आपकी क्वालिटीज है उनको चेक करते हैं, आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा है, कि आप चीजों को कैसे सामने रखते हैं, कितना हॉनेस्ट होते हैं आप उनके सामने, ये चीजें चेक होती है। तो इंटरव्यू में आपसे इसी के इर्द गिर्द सवाल पूछे जाते हैं कि आप उनका कैसे जवाब देते हो, कि आप के साथ यदि जॉब में कोई सिचुएशन आ गई तो आप कैसे हैंडल करोगे। जैसे मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि जो सो जम्मू कश्मीर है और नॉर्थ ईस्ट में, उनको भारत से अलग करने के लिए क्या जन्म संग्रह होना चाहिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यदि आप ट्रैप में फंस जाते हो तो आप फिर बाहर हो सीधे। हाँ, तो इंटरव्यू में ये ध्यान रखना चाहिए, आपको एवरेज एवरेज जवाब दे दो, हाँ नॉलेज चेक नहीं होती तो एवरेज जवाब दे दो। और जिनका ट्रैप है उनमें ना फंसो, तो आप एवरेज मार्क्स पा जाओगे। और इंटरव्यू की जो तैयारी है, आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करो और खुद भी बोलने की प्रैक्टिस करो, तो ये धीरे धीरे हो जाती है। इंटरव्यू का एक मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेंस के बाद कर लोगे, धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस है, तो इसमें टाइम लगता है। जी सर, अभी जैसा कि दोस्तों मैंने आपको एक कॉपियाँ भी दिखाई थी, मार्कशीटें भी दिखाई थी, उस दौरान मैंने एक विद्यार्थी की आपको मार्कशीट दिखाई थी। और वो उस विद्यार्थी ने आपको, जैसा कि विदित है कि उन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर दिया था, और जो मेंस के अंदर कंपलसरी हिंदी होता है उसके अंदर वो विद्यार्थी फेल हो गया था, और ओवरऑल उसके कोई भी कॉपियाँ चेक नहीं हुई। तो सर, अभी जो कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश के लिए कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर न तो चर्चा करते हैं, न इसके लिए तैयारी के लिए कोई सेपरेट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और इस बार जो हमारे सामने एक मार्कशीट है, उससे काफ़ी स्टूडेंट को डर भी लग रहा है कि हिंदी और इंग्लिश के अंदर भी ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज कॉपियाँ चेक नहीं होगी। और हर साल कितने विद्यार्थियों के साथ में ऐसा होता होगा, इस बार तो 1-2 मार्कशीट आई तब हमको पता चला। तो सर, इसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं और इनको कैसे तैयार करें? जी, आपके लिए वो जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उनको पास करना भी जरूरी होती है। जैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी कोई बड़ी बात नहीं होती, कि आपने ऐसे लिखा होता है, ग्रामर थोड़ी बहुत पता होती है, और जो पैसेज है उनमें से आंसर आपको लिखना होता है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ये चीजें होती है। तो हिंदी मीडियम के लिए हिंदी तो ज्यादा कठिन नहीं होती, तो वो सब पास हो जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इंग्लिश में रह जाते हैं, कि आपको इंग्लिश में उतना क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो इसके लिए करना होगा कि आपको ऐसे लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वहाँ 600 वर्ड लिखने होते हैं आपको ऐसे में। तो एक दो ऐसे आप एग्जाम से पहले लिख लो कि थॉट प्रोसेस अच्छे से हो जाए, जो आपने सोचा वो लिख पाओ, और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो कम हो। तो ये एक दो ऐसे पहले लिख ले और प्रैक्टिस कर लें। और साथ ही जो यूपीएससी के पास्ट ईयर्स के पेपर आते हैं, कि उन्होंने इंग्लिश के भी डाल रखे हैं आपको, तो वो देखो कि उस टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं। और कोई सोल्ड पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जैसे मैंने एक बुक आती है एपी भारद्वाज नाम से, वो बुक्स पढ़ी थी, उसमें सोल्ड पेपर दे रखी थी, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन के क्या क्या आंसर होंगे, किस टाइप से होगा। और ग्रामर के लिए थोड़ा बहुत देख लो आप यूट्यूब पे कुछ चैनल पे, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अपन को पास करना होता है। तो ऐसे ऐसे आंसर लिख के और जो सिनॉप्सिस लिख के उनसे हो जाता है, बस आपको लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत होनी चाहिए।
कि उससे दिक्कत ना हो। हाँ, पर इन पेपर्स को अभी तो नहीं, प्रीलिम्स के बाद अभी आपको लगता है कि प्रीलिम्स हो जाएगी तो एक दो दिन थोड़ा देख लेना चाहिए, बाद में एक दो आंसर लिख के आपका काम हो जाएगा। सर एक जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होते हैं उनको ऑनलाइन रिसोर्सेज काफ़ी कम मिलते हैं अपेक्षाकृत इंग्लिश मीडियम के। और सर आपने भी किन्हीं ऑनलाइन सोर्स का तो फॉलो आपने भी किया होगा। तो सर ऐसे कोई आपके लाइफ में जो आपके प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी इंपॉर्टेंट कोई सोर्स रहे होंगे उनके बारे में विद्यार्थियों को बताइए जिन्होंने आपको आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। जी, अब यूपीएससी का पैटर्न ऐसा होगा कि आप ऑफलाइन से पूरी तैयारी नहीं कर सकते, तो आपको ऑनलाइन मीडियम का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैंने भी कई कोचिंग्स की साइट है, जैसे दृष्टि हो गया, विजन हो गया, इनका भी सहारा लिया। राज्यसभा टीवी है, उन पे भी कुछ डिबेट सुनी कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके काम आ सकता है, तो आप उनके खुद के नोट्स बना लो। और साथ ही कुछ ऑनलाइन वीडियो भी होते हैं, जैसे एक ओनली आइस नाम का चैनल है, उसमें भी बहुत अच्छे वीडियो आते हैं, फिल्म्स में दिख जाएंगे आपको, मेंस के लिए दिख जाएंगे। तो मैंने भी उसको फॉलो किया था कि डेली डिस्कशन देख लेता था। हाँ, तो ये जो आपको लगता है कि एक दो चैनल फॉलो करो, और ऑनलाइन चीजें आपको जो भी डिबेट फॉर्म है या कैसे भी उपलब्ध है, उनको यदि आपको लगता है कि ऑफलाइन में उपलब्ध नहीं है तो पढ़ लो, लेकिन उसका यूज थोड़ा संभल के करना चाहिए। कुछ लोग है कि आप मोबाइल ऑन करते हो फिर डाइवर्ट हो जाते हैं, तो उसमें टाइम चला जाता है, तो ये संभल के करना चाहिए कि आपको जो चीज के लिए आपने मोबाइल ऑन किया वही पढ़ो, बाकी फिर बाद में बंद कर दो। इसके लिए टाइम फिक्स कर लो कि मेरे को शाम को इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम करना है, तो ये थोड़ा संभल के इसका यूज करना चाहिए। बाकी ऑनलाइन मोड का यूज जरूरी है। जी सर, एक सवाल जो आपने अभी बात बताई ऑनलाइन मोड को लेकर उसी से मुझे याद आया। और ये सवाल मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट के मन में आता भी होगा और काफ़ी ज़्यादा पर्सनल सवाल है कि सर जिस समय आपने प्रिपरेशन की उस दौरान आपने सोशल मीडिया का यूज़ किया या फिर नहीं किया, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, या फिर इसको आपने पूर्ण रूप से लीव कर दिया था। मैंने सोचा था कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पे आईडी नहीं बनाऊंगा, तो तब तक मैंने आईडी नहीं बनाई थी। और जो मेरा फोन था उसमें भी लगभग 10 या 12 कॉन्टेक्ट थे। तो उसके बाद जब सिलेक्शन हुआ तो धीरे धीरे आईडी बनाई। अभी भी फेसबुक पे आईडी नहीं बनाई है मैंने, कोई फेसबुक पे आईडी नहीं है। तो यही है कि तैयारी के दौरान आप मोबाइल का यूज बहुत कम करो। और जो ये डिस्ट्रैक्शन होता है कि आप सोशल मीडिया में एक बार चले जाओ तो धीरे धीरे टाइम चला जाता है, तो उनसे दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। और पढ़ते टाइम में फोन बंद रखता था कि क्योंकि मेरे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कॉल तो है नहीं कि मेरे को आएगा अटेंड करना है, तो मैं पढ़ते टाइम कॉल ऑफ रखता था। जब भी घर वालों से शाम के टाइम बात होती थी, रोज हो जाती थी, तो उस टाइम फोन ऑन रखता था, बाकी टाइम ऑफ रखता था। हाँ, तो सोशल मीडिया को संभाल के यूज करना चाहिए। बाकी अपन को तैयारी है वो बढ़िया आराम से करनी चाहिए, किसी को बता के नहीं करना चाहिए कि मेरे को याद ही है। कुछ लोग होते हैं हर बात पे स्टेटस लगा देते हैं, तो उनसे बच के रहना चाहिए और तैयारी को अपने स्तर पे करते रहना चाहिए। सोशल मीडिया का यूज सोच समझ के करना चाहिए। जी सर, और ये मैंने भी आपको कई बार स्टूडेंट्स बताया है कि जिस समय आप प्रिपरेशन करने वाले होते हैं उस समय मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट अपने स्टेटस, अपने डीपी हर जगह पे ढिंडोरा पीट देते हैं कि इस गली से एक आईएएस निकलने वाला है। और जिस समय आपको सफलता की जगह असफलता हासिल होती है उस समय काफ़ी लोग आपको डीमोटिवेट भी करते हैं और उसका कारण आप खुद भी होते हैं। तो इस दौरान जब भी आप प्रिपरेशन करें तो इन सारे फैक्टर से आपको दूर रहना चाहिए। और जैसा कि सर ने बताया कि सर ने तो सोशल मीडिया की आईडी तक नहीं बनाई थी, आपका जित मेहनत होगी ना उससे कहीं ज़्यादा मीठा आपका इसका फल होगा। सो दोस्तों, इसको आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। और सर हम जाते वक्त आपसे जो न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए आपके द्वारा क्या टिप मिलेगी ताकि वह इनको फॉलो करें और वो भी आपकी तरह एक सफल ऑफिसर बन जाए। जी, न्यू एक्सपीरियंस का कुछ दिमाग में होता है कि मैं एक दो बार पढ़ूंगा, एग्जाम दूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसको उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी कि आप ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में तो आप उसी टाइम से एनसीईआरटी पढ़ो तो बेसिक्स डेवलप हो जाएगा। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनकी एनसीईआरटी पढ़नी थोड़ी जरूरी होती है। तो आप उनकी उस टाइम पे एनसीईआरटी पढ़ो और जो अपनी ग्रेजुएशन है उन पे ध्यान दो। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपको कोचिंग करनी चाहिए, उतना नहीं हो पाया तो कोचिंग करो। यदि नहीं लगता कि आप अपने पास रिसोर्सेज है, बिना कोचिंग के आराम से काम हो जाएगा, तो कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। और जो एक यूपीएससी का पैटर्न होता है कि आप हर सेक्टर में ठीक होना चाहिए, आपको ओवरऑल सभी सेक्टर पढ़े होने चाहिए। और जो प्रीलिम्स भी है, सीसेट भी है, और जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो सभी साथ साथ होनी चाहिए। तो आप ये कोशिश करना है कि आप इनको सभी को साथ लेके चले, और किसी भी पार्ट को कमजोर ना छोड़े कि ये नहीं आएगा तो इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो नोट्स बनाने की प्रोसेस होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमको शुरू से नोट्स बनाने चाहिए, तो शुरुआत की एक या दो स्टडी तक तो आपको नोट नहीं बनाने चाहिए। उसके बाद नोट्स बनाने की सोचना चाहिए कि यदि आपको इसके मटेरियल उपलब्ध नहीं है, जैसे मेंस में कुछ सेक्टर के नोट्स बनाने चाहिए, बाकी ज्यादातर नोट्स नहीं बनाने चाहिए। तो आपको नोट्स मेकिंग प्रोसेस में ध्यान रखना है कि सिनॉप्सिस टाइप के हो, फ्लोचार्ट डायग्राम का अच्छे से यूज हो,
इस टाइप से नोट्स बनाने चाहिए, और साथ में करंट को डेली से डेली फॉलो करने चाहिए। यदि आप कोई मंथली मैगजीन पढ़ते हो तो वो पढ़ो, या कुछ और चीजें देखते हो तो वो देखते कंटिन्यू रखो, और जो अपनी तैयारी उसको धीरे धीरे जारी रखो, और जो नेगेटिव चीजें उनसे बच के रहो, और मोबाइल्स और ऑनलाइन मोड्स का ठीक से यूज करके तैयारी को आगे कंटिन्यू रखो। जी सर, आपने आपका बेशकीमती वक्त हमारे चैनल के लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कामना करेंगे कि आप इस देश के भावी ऑफिसर बनकर देश को सर्व करेंगे, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना के साथ में इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, जैसा कि सर ने आपको बताया कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनको भी लिमिटेड रखना चाहिए, और सर ने आपको हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए रिसोर्सेज इस वीडियो के अंदर बताए हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सारी लिस्ट को बना के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे देंगे। अगर आप घर बैठ के अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर आपको वो मटेरियल मिल नहीं रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि आपको ऐसे लिंक आपको प्रोवाइड कर दें जहाँ से आप खरीद कर अपने घर से ही प्रिपरेशन को कर दें। और दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ में आपकी और हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। आपकी और हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।